चलिए आज प्रारंभ करते हैं आगे के अध्याय को। आज हम पढ़ेंगे विकास की धारणाएं। देखो, विकास की धारणाएं, आपने जब इस चैप्टर को प्रारंभ किया तो आपने देखा कि विकास करना इतना आसान काम नहीं है। विकास के लिए नीतियां बनाना और उसमें संतुलन बनाना इतना आसान काम नहीं है। तो अब देखते हैं कि हमारी सरकार ने विकास की कौन सी धारणाएं अपनाई, कौन सी धारणाएं अपनाई। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि उस समय प्रचलित धारणाएं कौन कौन सी थी। एक आपकी समाजवाद थी और एक आपकी पूंजीवाद थी। ये आर्थिक दो धारणाएं सबसे फेमस थी उस समय, और दुनिया उस समय शीत युद्ध के दौर में चल रही थी और खेमेबंदी हो रही थी। दुनिया में खेमेबंदी हो रही थी। दोनों गुट दुनिया के नए नए देशों को अपने गुट में शामिल करने की स्पर्धा में लगे हुए थे। दोनों ही गुट नए देशों को अपने गुटों में शामिल करने की स्पर्धा में लगे हुए थे। इस दौर में ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम विकास की धारणाओं को समझना। पहले अक्सर इन टकरावों के पीछे विकास की धारणाओं का हाथ होता है। उड़ीसा के उदाहरण से हमें पता चलता है कि इतना कह देने भर से बात नहीं बनती कि हर कोई विकास चाहता है। जनता के विभिन्न तबकों के लिए विकास के अर्थ अलग अलग होते हैं। सही बात है। अब एक किसान के लिए एक पगडंडी बनना या एक पक्की सड़क या एक खड़िंजा बनना ही विकास है, लेकिन एक अरबपति के लिए एक हाईवे बनना विकास है। तो विकास के अपने अपने पैमाने हैं। विकास के अपने अपने पैमाने हैं। किसी के लिए विकास एक पक्की पगडंडी का बनना है तो किसी के लिए हाईवे का बनना विकास है। समझ में आई बात? तो विकास की अपनी अपनी धारणाएं हैं। किसी के लिए विकास कुछ है तो किसी के लिए विकास कुछ है। समझ में आई बात? तो इन धारणाओं को संतुलित करके विकास करना इतना आसान काम नहीं है। इतना आसान काम नहीं है। तो आइए समझते हैं। मिसाल के लिए इस्पात संयंत्र बैठाने की योजना बना रहे उद्योगपति इस्पात के किसी शहरी उपभोक्ता और इस्पात संयंत्र के लिए प्रस्तावित इलाके में रह रहे किसी आदिवासी के लिए विकास का अर्थ अलग अलग होगा। इस कारण विकास से जुड़ी कोई भी चर्चा विवादों से परे नहीं होती। समझ में आ गई बात? विकास की जब भी बात आती है ना, तो वो चर्चा कभी भी विवादों से अलग नहीं होती। वो हमेशा विवादों के साथ होती है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि विकास का आपका पैमाना अलग है, मेरा पैमाना अलग है। आप विकास का अर्थ कुछ और समझते हैं और हम विकास का अर्थ कुछ और। तो इसके पीछे हमारी जरूरतें निहित हैं। आपकी जरूरतें कुछ और है, मेरी जरूरतें कुछ और। तो इन जरूरतों के अनुसार विकास का पैमाना बनता है। ये जो विकास का पैमाना अलग अलग है ना, कि आदिवासियों के लिए विकास कुछ और है और उद्योगपतियों के लिए विकास कुछ और, इसके पीछे सबसे बड़ी बात क्या है? उनकी जरूरतें। उनकी जरूरतें इस अंतर को विभेदित करती हैं। उनकी जरूरतें इस अंतर को विभेदित करती हैं। उनकी अवधारणाएं अलग अलग इसलिए हैं क्योंकि उनकी जरूरतें अलग अलग हैं। और इस अलग अलग जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विकास की संरचना को बना पाना इतना आसान काम नहीं है। इतना आसान काम नहीं है। इनको सबको संयम के साथ कर पाना और विकास को मॉडरेटेड तरीके से सब तक पहुंचा पाना इतना आसान काम नहीं है। आइए देखते हैं। आजादी के बाद के पहले दशक में इस सवाल पर खूब बहसें हुई। उस वक्त लोग बाग विकास की बात आते ही पश्चिम का हवाला देते थे। मतलब उस समय विकास का जो स्टैंडर्ड था पश्चिम को माना जाता था। मतलब वेस्टर्न कल्चर को विकास का, डेवलपमेंट का स्टैंडर्ड माना जाता था कि अगर विकास करना है, विकास का मतलब पश्चिम, विकास का मतलब पश्चिम। पर ऐसा नहीं है।
पश्चिम का विकास उन्होंने अपने अनुसार किया है, उन्होंने अपनी जरूरतों के अनुसार, तो उनकी जरूरत कभी हमारी जरूरत नहीं हो सकती। ये जो दिखावा है ना, देखा देखी है, ये सबसे बड़ी गलत चीज है। उनका विकास कुछ और है, हमारा विकास कुछ और है। हमारे देश में जिस प्रकार का वातावरण है, उनके देश में वैसा वातावरण नहीं है। उनके देश के वातावरण के अनुसार उनका विकास सही है, हमारे देश के वातावरण के अनुसार हमारा विकास होना चाहिए, हमारी जरूरतों के अनुसार हमारा विकास होना चाहिए, ना कि किसी की देखा देखी के अनुसार हमें अपना विकास करना चाहिए। तो उस समय जब भी विकास की बात आती थी तो लोग पश्चिम का जब हवाला लेते थे तो यह सरासर गलत हो जाता था। अभी आप देखिए, विकास की बात आते ही पश्चिम का हवाला देते थे कि विकास का पैमाना पश्चिमी मुल्क है। आज भी एक अर्थ में हम इस बात को लक्ष्य कर सकते हैं। विकास का अर्थ था ज्यादा से ज्यादा आधुनिक होना, और आधुनिक होने का अर्थ था पश्चिमी औद्योगिक देशों की तरह होना। माना जाता था कि पश्चिमी मुल्कों की तरह हर देश को आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से गुजरना होगा। जिस तरह पश्चिमी मुल्कों में आधुनिकीकरण के कारण पुरानी सामाजिक संरचना टूटी और पूंजीवाद तथा उदारवाद का उदय हुआ, उसी तरह दुनिया के बाकी देशों में भी होगा। आधुनिकीकरण को समृद्धि, भौतिक प्रगति और वैज्ञानिक तर्क बुद्धि का पर्यायवाची माना जाता था। विकास की ऐसी धारणा को मानने के कारण तब हर कोई विभिन्न देशों को विकसित, विकासशील अथवा अविकसित बताकर उसके बारे में अपनी बात कहता था। और हमें किस वर्ग में रखा गया था? अविकसित वर्ग में, अनडेवलप्ड में हम थे, हम अनडेवलप्ड में आते थे उस समय। आपको मैंने बताया ही था कि जब शीत युद्ध के दौरान देशों को 3 वर्गों में विभाजित कर दिया गया था। वही चीज है कि जब हम किसी का दिखावा करते हैं ना, जब हम किसी और को देखकर अपनी धारणाएं बनाते हैं ना, वो सरासर गलत हो जाती है। हमें अपने अनुसार सारे काम करने हैं, हमारी जैसी जरूरतें, हमें वैसा काम करना चाहिए। हमें किसी के अनुसार नहीं काम करना चाहिए, देखा देखी नहीं करनी चाहिए। अगर हम देखा देखी करेंगे ना तो हम कभी भी विकास नहीं कर पाएंगे। हम वो विकास नहीं कर पाएंगे जो हमारे लिए जरूरी है, जो हमारी नीड है। हम उस विकास को कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हमें अपनी जरूरतों के अनुसार विकास करना है, किसी और के अनुसार नहीं करना। समझ में आई बात? आपका विकास का पैमाना अलग है, इनके लिए विकास का पैमाना अलग है। तो आप अपनी जरूरत के अनुसार करिए और ये अपनी जरूरत के अनुसार, तब हो रहा है वास्तविक विकास। जब ये हम कंपैरिजन वाला विकास करते हैं ना, तो हम अपने विकास से कोसों दूर चले जाते हैं, हम दिखावे के विकास में चले जाते हैं, और जो कि कहीं से भी विकास नहीं होता। आगे सुनिए। आजादी के वक्त हिंदुस्तान के सामने विकास के 2 मॉडल थे। मैंने पहले ही बता दिया आपके सामने कि शीत युद्ध के समय दुनिया 2 धड़ों में बटी हुई थी, और इन दोनों धड़ों के बटने के पीछे भी सबसे बड़ा कारण विचारधाराएं ही थी, आइडियोलॉजीज थी, और वो भी आर्थिक आइडियोलॉजीज का सबसे बड़ा योगदान था। जहां आपका यूएसएसआर समाजवाद के रास्ते पे चल रहा था, वहीं आपका यूएसए पूंजीवाद के रास्ते पर चल रहा था, और दुनिया इन्हीं 2 गुटों में बटी हुई थी। और उस समय दुनिया के सामने यही 2 विकास के मॉडल थे, एक पूंजीवाद था और एक समाजवाद था। अब भारत को तय करना था कि वो अपने लिए कौन सा रास्ता अपनाता है, कौन से मॉडल को अपने देश के विकास के लिए अडॉप्ट करता है। हमने राजनीतिक मॉडल तो लोकतंत्र अपनाया। अब देखते हैं हमारा देश विकास के मॉडल के रूप में किस मॉडल को स्वीकार करता है। आइए देखते हैं। पहला उदारवादी पूंजीवाद मॉडल था। यूरोप के अधिकतर हिस्सों और संयुक्त राज्य अमेरिका में यही मॉडल अपनाया गया था।
दूसरा समाजवादी मॉडल था, इसे सोवियत संघ ने अपनाया था। आप इन दोनों विचारधाराओं के बारे में पढ़ चुके हैं और आप यह भी जानते हैं कि दो महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध का दौर चला था। उस वक्त हिंदुस्तान में बहुत से लोग विकास के सोवियत मॉडल से गहरे तौर पर प्रभावित थे। ऐसे लोगों में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के ही नहीं बल्कि सोशलिस्ट पार्टी और खुद कांग्रेस के नेहरू तक शामिल थे। अमेरिकी तर्ज के पूंजीवादी विकास के पैरोकार बहुत कम थे। समझ में आ गई बात। और हमारे देश में समाजवाद या कह लीजिए कि सोवियत मॉडल के ज्यादा हितैषी लोगों का होना कोई चौंकने की बात नहीं थी। क्यों ऐसा इसलिए था क्योंकि हमारा देश बहुत ज्यादा असमानता से भरा हुआ था। असमानता से भरा हुआ था। मैंने आपको बताया ना, आपका उस समय का राष्ट्र 90% गांवों में रहता था और वो भी गरीब था, गरीबी में था। तो इस गरीबी को अगर पाटना था तो हमें एक ऐसी विचारधारा चाहिए थी जिसमें समानता को बढ़ावा मिले, जिसमें कंपटीशन नहीं समानता चाहिए थी हमें पहले। क्योंकि आप कंपटीशन तभी कर सकते हैं जब आपके पास सारी मूलभूत सुविधाएं हों। आपका और एक गांव के बच्चे में कंपटीशन नहीं हो सकता। पूछो क्यों? बोलो, पूछो क्यों? क्योंकि आपकी परवरिश अलग परिस्थितियों में हो रही है। आपके पास जिस प्रकार के संसाधन है उस प्रकार के संसाधन उनके पास नहीं है। तो जब तक दोनों में समान संसाधन का बंटवारा नहीं होता तब तक प्रतिस्पर्धा का कोई अर्थ नहीं बनता है। तो इसीलिए उस समय हमारे अधिकतर नेतागण सोवियत प्रणाली की विचारधारा या मॉडल से बहुत ज्यादा प्रभावित थे कि हमें हमारे देश में सर्वप्रथम समानता को स्थापित करने के लिए सोवियत मॉडल का अनुसरण करना चाहिए। लेकिन हम ऐसा ये भी पूर्ण रूप से नहीं कर सकते थे। क्यों? आपको पता ही है कि हमारे देश में रजवाड़े भी थे और बहुत अमीर वर्ग के लोग भी थे जिनसे हम उनकी संपत्ति को छीन नहीं सकते थे। अगर हम समाजवाद को अपनाते तो हमारे देश में किसी भी प्रकार की निजी संपत्ति का किसी के पास कोई अधिकार नहीं होता। जैसे सोवियत संघ में सारी संपत्ति, सारी उत्पादन के संसाधनों पर किसका अधिकार था? सरकार का। उसी प्रकार से भारत में भी होता, लेकिन यह चीज भारत में नहीं की जा सकती थी। भारत में इस चीज को नहीं अमल में लाया जा सकता था। इसीलिए हमने उस समय की मौजूद दोनों ही आर्थिक विचारधाराओं को सम्मिलित किया और अपने लिए एक नई आर्थिक विचारधारा का निर्माण किया और जिसे हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा। पर फिर भी हमने ज्यादा से ज्यादा दारोमदार सामाजिक पक्ष को अर्थात समाजवाद को या सरकार के ऊपर ही ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदारी दी, क्योंकि उस समय हमारा जो समाज था वो आर्थिक रूप से इस प्रकार निर्भर नहीं था, इतना सक्षम नहीं था कि वो देश में आर्थिक प्रगति का नेतृत्व कर सके। इसीलिए सरकार को ही आर्थिक प्रगति का नेतृत्व अपने कंधों पर लेना पड़ा और देश के विकास के लिए अग्रणी भूमिका निभानी पड़ी। आगे सुनो। आजादी के आंदोलन के दौरान ही एक सहमति बन गई थी और नेताओं की इस पसंद में यही सहमति प्रतिबिंबित हो रही थी। राष्ट्रवादी नेताओं के मन में यह बात बिल्कुल साफ थी कि आजाद भारत की सरकार के आर्थिक सरोकार अंग्रेजी हुकूमत के आर्थिक सरोकारों से एकदम अलग होंगे। स्वाभाविक है भाई, फिर आजादी क्यों ली हमने अगर हमें अंग्रेजों के ही रास्ते पर चलना था। अंग्रेजों का रास्ता शोषण का था, अगर हमें भी अपने समाज का शोषण ही करना था तो फिर हमने आजादी क्यों ली। तो ये तो क्लियर ही था आजादी के समय से ही कि हम आजाद होंगे तो हम अपने समाज के सभी वर्गों का समान विकास करेंगे और अपने आर्थिक विकास का सबको लाभ उपलब्ध कराएंगे। ऐसा कोई भी नहीं बचना चाहिए जिसको हमारे आर्थिक विकास का लाभ ना मिले।
तो इस काम को करने की जिम्मेदारी सरकार ने अपने कंधों पर ली। क्यों? मैंने आपको रीजन बता ही दिया। क्यों? क्योंकि आपका उस समय का जो समाज था वो केपेबल नहीं था कि वो अपने ऊपर विकास की जिम्मेदारियों को उठा सके। इसीलिए सरकार ने विकास की जिम्मेदारियां अपने कंधों पर ली और देश के विकास को प्रारंभ किया। किस मॉडल पर? मिश्रित मॉडल पर, मिक्स्ड इकोनॉमी के मॉडल पर, मिक्स्ड इकोनॉमी के मॉडल पर, जिसमें हमने समाजवाद के भी अच्छे गुणों को लिया और पूंजीवाद के भी अच्छे गुणों को सम्मिलित किया। हमने दोनों के अच्छे गुणों को, ड्रॉबैक्स को हमने किसी के ड्रॉबैक्स को सम्मिलित नहीं किया। समझ में आ गई बात? आगे सुनो। आजादी के आंदोलन के दौरान ही यह बात भी साफ हो गई थी कि गरीबी मिटाने और सामाजिक आर्थिक पुनर्वितरण के काम का मुख्य जिम्मा सरकार का होगा। नेताओं में इन बातों को लेकर बहस छिड़ी। कुछ औद्योगिकरण को उचित रास्ता मानते थे तो कुछ की नजर में कृषि का विकास करना और ग्रामीण क्षेत्र की गरीबी को दूर करना सर्वाधिक जरूरी था। कुछ लोगों का कहना था कि जब कुछ नेता मानते थे कि औद्योगिकीकरण के माध्यम से ही हम देश को विकास के रास्ते पर ले जा सकते हैं, और कुछ नेताओं का मानना था कि हमें सबसे पहले कृषि को प्राथमिकता देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे देश में अधिकांश जनसंख्या का व्यवसाय क्या है? कृषि। तो जिस कारण से हमें सबसे पहले कृषि पर ध्यान देना चाहिए। तो हमारे देश के नेताओं ने और नीति निर्माताओं ने यही किया। पहले हमने कृषि के क्षेत्र को ही प्राथमिकता दी अपने आर्थिक विकास में। हमने सोवियत प्रणाली के अंतर्गत 5 ईयर प्लान को अडॉप्ट किया। हमने 5 ईयर प्लान को अडॉप्ट किया और उसके अनुसार विकास की नीतियों का निर्माण किया, और फिर हमने अपने विकास की नीतियों को निर्धारित करके अपने विकास को प्रारंभ किया, उसका श्री गणेश किया। चलिए नियोजन। अब नियोजन, आप इस शब्द को सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या खटकता है? नियोजन का अर्थ क्या मैंने बताया? प्लानिंग हमारे लिए उस समय क्यों जरूरी थी? क्यों? क्योंकि हमें एक छोटे समय में एक लंबे लक्ष्य को प्राप्त करना था। क्यों? ऐसा क्यों कह रहा हूं कि छोटे समय में लंबे वक्त का दायरा सफर तय करना था? ऐसा इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि वो समय प्रतिस्पर्धा का समय था, कंपटीशन का समय, और अगर आप कंपटीशन में पीछे रह जाएंगे तो आप मिट जाएंगे। तो हमें इसीलिए जल्दी से जल्दी ये जो समय का गैप अप था इसको जल्दी से जल्दी फुलफिल करना था, जिससे कि हम भी कंपटीशन में उतर सकें और दुनिया से कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें। इस चीज को करने के लिए हमने नियोजन का सहारा लिया, नियोजन का, और हमने किसी भी काम को करने से पहले उस काम की संपूर्ण स्टडी करी और उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है, किस प्रकार से उसमें कम से कम संसाधनों का प्रयोग करके ज्यादा से ज्यादा अच्छा बनाया जा सकता है। हमने इन सब चीजों को तय करके काम करना प्रारंभ किया और इसी को हम नियोजन कहते हैं। आइए विस्तार से समझते हैं। मतभेदों के बावजूद एक बिंदु पर सभी सहमत थे कि विकास का काम निजी हाथों में नहीं सौंपा जा सकता और सरकार के लिए जरूरी है कि वह विकास का एक खाका अथवा योजना तैयार करे। समझ में आ गई बात? क्योंकि हमारे देश का निजी सेक्टर उस समय, आपका प्राइवेट सेक्टर इतना केपेबल नहीं था कि वो देश के विकास को अपने कंधों पर उठा सके, और आपका मार्केट, और वो इंटरेस्टेड भी नहीं थे। क्यों? क्योंकि आपके देश की मार्केट उस समय प्रॉफिटेबल नहीं थी, और आपका जो ये प्राइवेट सेक्टर होता है ना, उसका मेन मोटिव, जो आपके कैपिटलिस्ट लोग होते हैं उनका मेन मोटिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, लाभ प्राप्त करना, और जब तक उनके लिए लाभ की स्थितियां नहीं बनती तब तक वो बाजार में नहीं उतरते हैं।
समझ में आ गई बात? बाजार में वो तभी उतरते हैं जब उनके लिए लाभप्रदक परिस्थितियों का निर्माण हो जाता है। आई बात समझ में? अगर उनको लाभ नहीं मिलता तो वो मार्केट में काम भी नहीं करते हैं। और जब आपके देश ने आर्थिक विकास प्रारंभ किया तब आपके देश की स्थिति, आपके देश की जनता की स्थिति लाभजनक नहीं थी। तब आपके देश की जनता की स्थिति लाभजनक नहीं थी, जिस कारण से आपके देश की सरकार को ही आपके देश के विकास का जिम्मा अपने कंधों पर उठाना पड़ा। और हम सब मानते थे कि अगर देश का विकास करना है तो देश के विकास को करने से पूर्व हमें उसकी एक तैयारी कर लेनी चाहिए। जैसे आप लोग कभी क्लास की पार्टी वार्टी करते हो तो उसकी प्लानिंग कर लेते हो ना, जिससे क्या हो कि वो पार्टी हमारी ज्यादा सक्सेसफुल हो। अगर इंस्टेंट पार्टी हो तो उसमें उतना मजा नहीं आता, लेकिन जो एक प्लान पार्टी होती है उसमें जितना आनंद आता है उतना आनंद तो हम सब मानते हैं कि किसी भी काम को करने से पहले अगर हम उसका एक खाका तैयार कर लें तो उस काम को हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो हमारे देश के निर्माताओं ने भी यही चीज करी, जिससे कि हम अपने देश के संसाधनों का ज्यादा से ज्यादा उचित प्रयोग कर सके और कम समय में ज्यादा से ज्यादा विकास कर सके। ठीक, कि वह विकास का एक खाका अथवा योजना तैयार करे। दरअसल अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए नियोजन के विचार को 1940 और 1950 के दशक में पूरे विश्व में जन समर्थन मिला था। यूरोप महामंदी का शिकार होकर कुछ सबक सीख चुका था। जापान और जर्मनी ने युद्ध की विभीषिका झेलने के बाद अपनी अर्थव्यवस्था फिर खड़ी कर ली थी और सोवियत संघ ने 1930 तथा 1940 के दशक में भारी कठिनाइयों के बीच शानदार आर्थिक प्रगति की थी। इन सारी बातों के कारण नियोजन के पक्ष में दुनिया भर में हवा बह रही थी कि उस समय दुनिया का अधिकतर विकास नियोजन के अंतर्गत ही हो रहा था। तो भारत ने भी उसी विचारधारा को, उसी मॉडल को एडॉप्ट किया कि हम भी विकास को प्रारंभ करने से पूर्व हम भी उसकी एक रूपरेखा तैयार करेंगे और फिर उस रूपरेखा के अंतर्गत अपने विकास को प्रारंभ करेंगे। ठीक, इस तरह देखें तो योजना आयोग कोई आकस्मिक आविष्कार नहीं था। जो आपका योजना आयोग आज जिसे हम नीति आयोग के नाम से जानते हैं, उसको बनाया जाना कोई आकस्मिक आविष्कार नहीं था। ये सब नियोजित था। आकस्मिक मतलब भैया अचानक? हाँ, अचानक, इंस्टेंट। ये इंस्टेंट चीज नहीं थी, ये अचानक पैदा हुई चीज नहीं थी। ये सोची समझी भारत को नियोजित विकास के रास्ते पर लेकर चलने के लिए एक ऐसी संस्था का निर्माण थी जो भारत के संसाधनों का अध्ययन करेगी और भारत सरकार को बताएगी किस क्षेत्र में किस प्रकार का कार्य किया जाएगा तो कितनी जल्दी हम विकास की प्राप्ति कर पाएंगे। इस काम को करने की जिम्मेदारी हमारे योजना आयोग को दी गई थी। समझ में आई बात? आगे सुनो। इस तरह देखें तो योजना आयोग कोई आकस्मिक आविष्कार नहीं था। दरअसल यह कहानी अपने आप में बड़ी दिलचस्प है। हम आमतौर पर सोचते हैं कि निजी निवेशक मसलन उद्योगपति और बड़े व्यापारिक उद्यमी नियोजन के पक्ष में नहीं होते। वे एक खुली अर्थव्यवस्था चाहते हैं जहां पूंजी के बहाव पर सरकार का कोई अंकुश ना हो, लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ। 1944 में उद्योगपतियों का एक तबका एकजुट हुआ। इस समूह ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया। इसे बॉम्बे प्लान कहा जाता है। बॉम्बे प्लान की मंशा थी कि सरकार औद्योगिक तथा अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए। इस तरह चाहे दक्षिणपंथी हो अथवा वामपंथी उस वक्त सभी चाहते थे कि देश नियोजित अर्थव्यवस्था की राह पर चले। भारत के आजाद होते ही योजना आयोग अस्तित्व में आया। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष बने। भारत अपने विकास के लिए कौन सा रास्ता और रणनीति अपनाएगा यह फैसला करने में इस संस्था ने केंद्रीय और सबसे प्रभावशाली भूमिका निभाई। क्यों? क्योंकि
इस संस्था को यही भूमिका दी गई थी कि ये हमारे देश की परिस्थितियों का सही से आकलन करे और उसके अनुसार देश के विकास के लिए नीतियों का निर्माण करने में भारत सरकार की मदद करे, जिससे कि भारत सरकार कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा बेहतर विकास कर सके। और उस समय देश में जितने भी लोग थे, जितनी भी विचारधाराएं थी, जितने भी प्रकार के लोग थे, सब इस बात से सहमत थे कि विकास को करने से पूर्व हमें नियोजन करना चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए। और उसी के मद्देनजर आपका योजना आयोग, आज जिसे हम नीति आयोग के नाम से जानते हैं, और इसके अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता आपके देश के प्रधानमंत्री करते हैं। उस समय तो नेहरू थे, आज आपके अगर नीति आयोग के अध्यक्ष हैं तो वो आपके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।